हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। उसी क्रम में कल हम लोगों ने अपना पहला वीडियो लेक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, भारत पर अरब आक्रमण। अगर भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी के बारे में देखें तो इसके लिए दो महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध हैं। अगर पहले स्रोत की बात करें तो वो स्रोत याहया अल बलधूरी की किताब फुतुह अल बलदान है तथा दूसरी पुस्तक का नाम चचनामा है, जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। हालांकि इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी कई पुस्तकों में आप लोगों को इसके लेखक के बारे में जानकारी मिलती है और सबसे जो प्रमुख लेखक है उसका नाम अली अहमद मिलता है और दूसरा जो लेखक है वो काजी इस्माइल। लेकिन यदि देखा जाए चचनामा के लेखक के ऑथेंटिक सोर्स के बारे में तो हमें इसकी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार इन दोनों पुस्तकों से ही तत्कालीन समय की जानकारी हमें मिलती है और इतिहास लेखन में ये दोनों पुस्तकें काफ़ी सहायक सिद्ध हैं। इनसे ही हमें भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। अरब आक्रमण के क्रम में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ इस्लाम धर्म के बारे में भी एक संक्षिप्त विवरण लेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और ये मक्का सऊदी अरब में स्थित है। पूछा जा सकता है कि मक्का कहाँ पर स्थित है। इस वजह से मक्का मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल बन जाता है। हालांकि उनको ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के ही पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। 24 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की और इस यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत या फिर मुस्लिम संवत के नाम से जाना गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का अरब में खूब प्रसार किया तथा संपूर्ण अरब एक राजनीतिक सूत्र में बदल गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए वे खलीफा कहलाए। कालांतर में अनेक खलीफा हुए जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रसार किया तथा इसका प्रसार प्रचार अरब के बाहर भी किया। धीरे धीरे खलीफा जो थे एक राजनीतिक स्वरूप धारण करते गए। मोहम्मद साहब की मृत्यु के कुछ वर्षों के उपरांत ही इन्होंने और इनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान तक को जीत लिया। हालांकि खलीफा और उनके समर्थकों की धर्म और साम्राज्य विस्तार की नीति ने उनके राज्य की सीमा का विस्तार अटलांटिक से कैस्पियन सागर तक किया और इस क्रम में उनकी नज़र भारतीय सीमा पर भी पड़ी। अगर सबसे पहले भारत पर अरब आक्रमण के बारे में जानें तो सबसे पहला जो अरब आक्रमण हुआ वह 636 ईस्वी में उस समय के तत्कालीन खलीफा उमर के समय हुआ, किंतु ये आक्रमण जो था वो असफल रहा। अगर दूसरे आक्रमण की बात करें तो भारत पर दूसरा अरब आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह आक्रमण भी असफल रहा। फिर उसी साल 711 ईस्वी में ही बुदैल के नेतृत्व में भी भारत पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु ये आक्रमण भी असफल हुआ। अब जानते हैं वो पहला कौन सा आक्रमण था जो सफल आक्रमण था। अगर पहले सफल आक्रमण की बात की जाए तो वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया और यह आक्रमण उमैया वंशी खलीफा के अंतर्गत किया गया। खलीफाओं में भी कई वंशों का शासन चलता है, तो उसमें से उमैया वंशी खलीफा का उस समय शासन था। आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि आखिर में भारत की उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, विशेषकर सिंध की स्थिति क्या थी, जहां से अरबों ने सबसे पहले आक्रमण किया। अगर अरबों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए तो भारत राजनीतिक रूप से खंडित था, अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कोई भी शासक राजनीतिक रूप से इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध सके। अगर उस समय सिंध की स्थिति को जाने तो उस समय सिंध में राय वंश का शासक था, जिसकी जानकारी हमें वेनसांग की पुस्तक से मिलती है।
अगर राय वंश की बात करें तो राय वंश का अंतिम शासक जो था वो राय साहसी द्वितीय था, और इसी के एक ब्राह्मण मंत्री ने सिंध में ब्राह्मण वंश की स्थापना की। वह ब्राह्मण मंत्री चाच था। चाच के बाद चंदर, और चंदर के बाद दाहिर राजा बना, और दाहिर के समय में ही प्रथम सफल अरब आक्रमण हुए। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि अरब आक्रमण के कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण जो था वह था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। आप लोगों को पता है कि खलीफाओं का उद्देश्य था एक बड़े इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना। दूसरा जो कारण था वो धन दौलत लूटना था। प्राचीन काल से ही भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था और अपनी समृद्धि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। तीसरा एक कारण मिलता है कि उस समय अरबों का जहाज सिंध राज्य के देवल बंदरगाह पर लूट लिया गया था। अगर बात करें तत्कालीन भारत के बारे में तो ये प्रदेश सिंध का प्रदेश था, और यहीं पे सिंध का एक देवल बंदरगाह था। उस समय श्रीलंका से अरबों का एक जहाज सामान लेके इराक जा रहा था। हालांकि उसमें कहा जाता है कि वहाँ की महारानी का भी कुछ सामान था। बंदरगाह के करीब डाकुओं द्वारा उस जहाज को लूट लिया गया, तो इस कारण से भी अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। अब जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के अभियान का क्रम क्या था, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में इसके अभियान का क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले उसने देवल बंदरगाह को अपने कब्जे में लिया और उस पर अधिकार कर लिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिंध के देवल बंदरगाह पर ही इराक की रानी का सामान डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था। देवल के बाद उसने नेउन पर अधिकार किया, नेउन के बाद सिविस्तान, और सिविस्तान के बाद रावर पर। रावर पे अधिकार करने के बाद उसने ब्राह्मणावर्त पे आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। उसके बाद आलोर को भी अपने कब्जे में ले लिया, और अंत में मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान पर मोहम्मद कासिम का अभियान अंतिम अभियान था। अब हम बारी बारी से इन सब अभियानों के बारे में देखेंगे। अगर पहले अभियान की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल पर मकरान के रास्ते अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने नेउन पर आक्रमण किया। यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए ही मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। नेउन पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिविस्तान पर अधिकार किया। यहीं पे दाहिर का चचेरा भाई शासन कर रहा था। थोड़ा बहुत ही संघर्ष करने के बाद इसने सिविस्तान पर भी अधिकार कर लिया। फिर वो आगे बढ़ते हुए रावर पे आक्रमण किया, और रावर पे दाहिर शासन कर रहा था। दाहिर और कासिम के बीच एक युद्ध हुआ, किंतु 20 जून 1712 ईस्वी को दाहिर मारा गया। दाहिर के मरने पे दाहिर की प्रथम पत्नी, जिसका नाम रानबाई था, इसने जौहर कर लिया, और इस प्रकार भारतीय इतिहास में जौहर का यह प्रथम साक्ष्य है। ये पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में प्रथम जौहर का साक्ष्य कौन सा है, तो वो दाहिर की पत्नी रानबाई का। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे जितने टॉपिक को सम्मिलित किया है, जितने पॉइंट्स को सम्मिलित किया है, वो सभी किसी भी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलेंगे। हालांकि मैं PDF प्रोवाइड करूँगा, फिर भी आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे। अब रावर पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणावर्त पर आक्रमण किया। यहाँ पे दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन कर रहा था। जयसिंह ने कुछ देर तक युद्ध किया, किंतु फिर वह भाग खड़ा हुआ। वहाँ पर कासिम ने दाहिर की दूसरी पत्नी, जिसका नाम लाडी था, उसको और उसके साथ साथ दाहिर की 2 पुत्रियों, जिसका नाम सूर्य देवी और परमल देवी था, उनको अपने कब्जे में ले लिया। ब्राह्मणावर्त पर आक्रमण करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम आलोर की तरफ बढ़ा और वहाँ पे आसानी से अधिकार कर लिया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम अभियान मुल्तान का अभियान था, और यहाँ पर भी बिना किसी बड़े संघर्ष के कासिम ने अधिकार कर लिया। कासिम ने मुल्तान की समृद्धि को देखा और इसके कारण मुल्तान को स्वर्ण नगर का नाम दिया। इस प्रकार हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के भारतीय अभियानों को देखा। अब इसके कुछ दिन बाद ही कासिम की मृत्यु 715 ईस्वी में हो जाती है, और ये मृत्यु मोसूल में होती है। मोसूल इराक में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। आपको बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे।
और उसके द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के दिरहम कहे जाते थे, जिसे दिरहम कहा जाता था। कासिम की मृत्यु के बाद सिंध का नया राज्यपाल जुनैद को बनाया गया। हालांकि जब जुनैद को सिंध का राज्यपाल बनाया गया तो उसने भारत के आंतरिक भाग में भी आक्रमण करने की सोची, किंतु वहां पे प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने और चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम ने उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार भारत के आंतरिक क्षेत्रों पर जुनैद का आक्रमण असफल रहा। अब भारत पर अरब आक्रमण जानने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि अरबों के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए कि अरब आक्रमण का भारत पे प्रभाव, यहाँ पे अरब होगा। तो सबसे पहला जो प्रभाव हुआ भारत पर अरब आक्रमण का वह यह हुआ कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जो कि वहाँ के खलीफाओं का उद्देश्य भी था कि हमें अपना एक इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करना है। दूसरा ये प्रभाव हुआ कि यहाँ पे अरब विद्वानों ने ब्राह्मणों से और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन का, ज्योतिष का, गणित का, चिकित्सा का, रसायन शास्त्र तथा तमाम अन्य विषयों की शिक्षा भी ली। तीसरा जो प्रभाव हुआ वो यह हुआ कि सिंध और मुल्तान में अरबी लोग स्थायी रूप से रहने लगे। इन लोगों के रहने के कारण यहाँ पर एक संप्रदाय का उदय हुआ जो कि करमतिया नामक संप्रदाय कहा गया, जो कि आज भी यहाँ पे निवास करते हैं। अगर भारत पर अरब आक्रमण के चौथे प्रभाव के बारे में जाने तो चौथा प्रभाव यह हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। और यह कर सबसे पहले उसने अपने विजित क्षेत्र सिंध में ही लगाया। हालांकि उस समय जजिया कर से बुजुर्ग को, विधवाओं को, बच्चों को तथा ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया था। उनको जजिया कर देना अनिवार्य नहीं था। अगर जजिया कर की बात करें तो जजिया कर एक धार्मिक कर था जिसे मुस्लिम साम्राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। अब जजिया कर के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण हम यहाँ पे जानेंगे कि हालांकि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त किया गया था, किंतु वह कौन सा शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था। साथ ही साथ जजिया कर को पूरी तरह समाप्त करने वाला शासक कौन था, वो था मोहम्मद शाह, जो कि मुगल शासक था। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, किंतु यहाँ पे संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक है क्योंकि जजिया कर से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस नोट के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। सिंध की विजय पर एक इतिहासकार हुए लेनलूप। उन्होंने कहा कि सिंध को अरबों ने तो विजित किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक थी और इस्लाम धर्म का विस्तार मात्र थी। इनका कहना था कि सिंध की विजय अरबों द्वारा इस्लाम धर्म के प्रचार के अंतर्गत ही कर ली गई थी और इसका एकमात्र कारण इस्लाम धर्म का विस्तार था, ना कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। ये कोट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट सम्मिलित किए गए हैं सभी समान रूप से उपयोगी हैं परीक्षा के लिए। जब हम MCQs लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना सहायक सिद्ध होंगी। तो इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो भारत पर तुर्क आक्रमण। थैंक यू।